हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। हमारा क्लास 10 सोशल साइंस वो कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सभी चैप्टर्स हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था मैप वर्क, वो भी हम चैप्टर वाइज कर चुके हैं। अब हम रिवीजन बैच के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं सभी चैप्टर्स को। ये हमारा आज के इस एपिसोड में क्लास 10 पोल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो, उसका सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म, संघवाद से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहे हैं या फिर इनके बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है जो हमारे सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म या संघवाद से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, यानी जो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 2 बार आपके लास्ट 10 ईयर्स में आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है। तो ये है आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, न कि इसे राष्ट्रीय भाषा का। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कामकाज की भाषा है ये। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल पोस्ट फॉर द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। शहरों में जो 3rd टियर होता है गवर्नमेंट का, उसमें होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, तो हमें बताना है व्हाट इज द ऑफिशियल पोस्ट फॉर द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी नगर निगम के अध्यक्ष के पद का आधिकारिक नाम क्या है, यानी नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं हम। तो आंसर रहेगा मेयर कहा जाता है उसे। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेजिडरी पावर्स। रेजिडरी पावर्स क्या होती है ये हमें बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अवशेष शक्तियाँ क्या होती है। अवशेष शक्तियाँ अवशेष सूची में होती है, रेजिडरी लिस्ट होती है, जिसके बारे में हम चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैटर्स और सब्जेक्ट्स, मैटर्स कर लीजिए, सब्जेक्ट्स कर लीजिए, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट आर नोन एज रेजिडरी पावर्स। यानी वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट किसी में भी शामिल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली किस में आएगा, वो रेजिडरी पावर्स में आएगा। और इनके ऊपर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट, यानी इन सब्जेक्ट के ऊपर जो कुछ भी रेजिडरी पावर्स में रहेगा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बना सकते हैं। हमारे संविधान के द्वारा शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची है, यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं हम, राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट जिसको हम कहते हैं, और तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। इसके अलावा एक चौथी सूची है वो है रेजिडरी लिस्ट। रेजिडरी लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जो उसमें शामिल नहीं है, तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे होंगे जो उस वक्त नहीं थे लेकिन अब है। जैसे उस वक्त किसने सोचा होगा जब हमारा संविधान बना था कि साइबर लॉज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, ऑनलाइन ठगी होगी उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ऐसे जो सब्जेक्ट आते हैं वो रेजिडरी लिस्ट में आते हैं, अवशेष शक्तियों में आते हैं, और उनके ऊपर कानून जो बना सकता है वो केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये होती है रेजिडरी लिस्ट और रेजिडरी पावर्स। उसके बाद हमारा 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ये भी आपका 3 to 4 टाइम्स से रिपीट हो चुके हैं, 4th और 5th क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में। नेम एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, यानी कमिंग टुगेदर जो संघ है उसके 2 उदाहरण देने। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है। जो फेडरेशन होता है, संघ क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है क्योंकि हमारा चैप्टर है संघवाद, कि संघवाद एक शासन व्यवस्था है। ओके, फेडरलिज्म इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार की सरकार होती है, यानी कि फेडरलिज्म इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैविंग 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार की सरकार होती है। जैसे हमारे देश की बात करें, कंट्री की बात करें, तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है ना, 2 से ज़्यादा प्रकार की या 2 प्रकार की सरकार। ओके, तो इसको बोलते हैं हम संघवाद। अब जो संघ होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? जब कुछ इंडिपेंडेंट नेशंस है वो एक साथ आते हैं टू फॉर्म ए लार्जर यूनिट, टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। जैसे यूएसए की बात करें तो इंडिपेंडेंट नेशन है, वहाँ के स्टेट साथ मिलके एक देश बना लिया।
यूके की बात करें, इन यूके टू 4 कंट्रीज आर देयर, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर के एक देश बना लिया। तो वो क्या है, अपनी मर्जी से साथ आए, एक यूनियन बनाई, वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। उनके एग्जाम्पल देने हमें दो, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, वेस्ट इंडीज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। सेकेंड है नेम, जो हमारा 5th क्वेश्चन दिया गया, नेम एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर संघ के 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो दूसरे प्रकार का जो फेडरेशन होता है, संघ होता है, वो होता है होल्डिंग टुगेदर। अगर हम हिंदी में कहें तो भी आपके क्वेश्चन में, जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उसमें होल्डिंग टुगेदर ही होगा। वैसे इसको हम साथ आना और साथ रहना ऐसे कह सकते हैं। तो होल्डिंग टुगेदर क्या है, साथ रहना। संघ के 2 एग्जाम्पल देने। तो दूसरे प्रकार का संघ होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कि जब एक देश हो, ओके, लार्जर कंट्री हो, बिग कंट्री हो, तो वो फॉर द ईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, समटाइम डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू द सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में डिवाइड कर लेता है। तो वो होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे हम इंडिया है, इंडिया इज ए सिंगल कंट्री, लेकिन हमने स्टेट्स में डिवाइड कर लिया। 28 स्टेट्स आर देयर, 8 यूनियन टेरिटरीज अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। स्पेन में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, बांग्लादेश में भी ऐसा ही है। तो ये एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के। ओके, तो एग्जाम्पल देंगे हम, इंडिया का, स्पेन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये भी हो गया कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होते कौन से हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही एग्जाम्पल्स आपके काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में, वो है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। इसके जो हमारा चैप्टर, इसमें हाफ चैप्टर में डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। ओके, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के जब स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन, उसका अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये उसका अपोजिट है। सेंट्रलाइजेशन यानी कि एक के पास शक्तियां होना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब शक्तियों का बंटवारा। ओके, तो ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है व्हाट इज फेडरलिज्म, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। क्योंकि हमारा चैप्टर ही फेडरलिज्म है तो हमें ये तो एटलीस्ट सपोज किया जाता है कि पता होना चाहिए संघवाद है क्या। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक प्रकार की शासन व्यवस्था ही है, कुछ नया नहीं है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सत्र होते हैं, लेवल होते हैं सरकार के, उसे हम संघवाद कहते हैं। हमारे यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा टाइप की गवर्नमेंट है, तो हम भी एक फेडरल कंट्री है, संघीय देश है। 8th क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितनी लैंग्वेज हैं जिनको अनुसूचित लैंग्वेज की लिस्ट में शामिल किया गया, ये हमें बताना है। ओके, तो वो है 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं हैं जो शेड्यूल लैंग्वेज यानी अनुसूचित भाषा की सूची में शामिल है। जैसे हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे केवल एक लैंग्वेज थी जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। हमारे यहाँ पे 22 लैंग्वेज है जो इक्विवेलेंट है। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार 2 तरीके से पूछा जाता है, सेकंड वे से भी पूछा जाता है कि हिंदी के अलावा कितनी लैंग्वेज है जो शेड्यूल लैंग्वेज में यानी अनुसूचित भाषा की लिस्ट में शामिल है। तो हमें हिंदी के अलावा कितनी होगी, हिंदी के अलावा 21 होगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि इंक्लूडिंग हिंदी 22 है, एक्सक्लूडिंग हिंदी 21 होगी। ओके, हिंदी को मिलाएं तो 22 होगी और अगर हिंदी को निकाल दें तो 21 होगी। तो दोनों तरीके से हमें लैंग्वेज देखनी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 9th हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये भी एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो क्या है हमें बताना है। ये भी 2 या 3 बार है रिपीट हो चुका आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। व्हाट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है ये हमें बताना है। सो ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केवल एक ही प्रकार की सरकार होती है, एक ही सत्र होता है, तो उसे बोलते हैं हम एकात्मक सरकार, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आमतौर पे जैसे छोटे देश है, श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की, तो वहाँ पे स्टेट ही नहीं होते क्योंकि छोटे से देश हैं, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है। ओके, लोकल गवर्नमेंट है तो उनके पास पावर्स नहीं होती क्योंकि छोटे देश हैं, तो वो होती है एकात्मक सरकार, यानी कि संघात्मक जो सरकार है उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। दीज आर हैविंग द सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक ही लेवल होता है, एंड दीज आर यूजली फाउंड और दीज आर यूजली कॉमन इन द स्मॉलर कंट्री, जो छोटे देश होते हैं उनमें ये कॉमन होती है। क्लियर। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है पंचायती राज क्या है।
हालांकि जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए क्लियर रहता है, लेकिन जो अर्बन एरिया से आते हैं तो उनके लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट इज़ पंचायती राज? पंचायती राज से आप क्या समझते हो ये हमें बताना है। द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ नोन एज द पंचायती राज। जो स्थानीय ग्रामीण सरकार होती है उसे ही पंचायती राज कहा जाता है। वहाँ जो लोकल मेंबर्स चुने जाते हैं और जो सरपंच चुने जाते हैं तो वो पंचायत का हिस्सा होते हैं। ओके, तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय ग्रामीण सरकार है, उसे ही पंचायती राज कहा जाता है। 11th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? गठबंधन की सरकार क्या होती है? एग्जैक्टली ये गठबंधन कम और लठबंधन ज़्यादा होता है, तो ये क्या होता है ये हमें बताना है। गठबंधन की सरकार क्या है? व्हेन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। जब कई पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाती है किसके लिए? सरकार बनाने के लिए, तो वो होती है कोलिशन गवर्नमेंट। खिचड़ी सरकार होती है ये। जब कई राजनीतिक दल साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन की सरकार बोलते हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम के लिए एक और टर्म होती है अलायंस। अलायंस होता है जब मेनी पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी चुनाव लड़ने से पहले ही जब एक साथ आ जाए तो अलायंस कहलाता है। और अगर सरकार बनाने के लिए अगर एक साथ आए तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं कोलिशन। ओके, हालांकि बात हिंदी में एक ही रहेगी, गठबंधन। 12th क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया? भाषा के आधार पे हमारे देश में राज्य बनाए गए थे, उनमें हमें बताना है कौन सा राज्य था जो पहला भाषाई राज्य था। तो वो था आंध्र प्रदेश। 1956 में पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर। तो ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रहेंगे या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहे वो डिस्कस किए। इनमें से मैंने 1 और 2 क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो इग्नोर किए हैं, जो 1 मार्क्स में पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है, लेकिन वो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कवर होने वाले हैं। अब हम सेकंड सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मीन्स जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहें और जो रिपीट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ओनली 3 क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं इस चैप्टर में से जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं 3 मार्क्स में। क्रिटिकली एनालाइज द सेंटर स्टेट रिलेशन प्रायर टू 1990 एंड द आफ्टर। हमें बताना है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी कि 1990 से पहले और बाद में केंद्र और राज्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए, ये हमें बताना है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध कैसे रहे। अगर हम हेल्प बुक की तरफ जाएंगे और एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग आंसर रहेगा। तो इसके लिए ईजी करने के लिए क्या करना है कि हमें इसको 3 स्टेज में डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेज मीन्स इंडिपेंडेंस टू 1970। ओके, इंडिपेंडेंस से लेकर के 1970 तक का आप ले सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेज होगी। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन अच्छे रहे थे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम और सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 1970 टू 1990 ये सेकंड स्टेज रहेगा। सेकंड स्टेज, दूसरा चरण, हिंदी वाले लिखेंगे प्रथम चरण, दूसरा चरण। दूसरा चरण था जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे नहीं रहे थे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी सारे राज्यों में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी सरकार आ गई थी। तो संबंध अच्छे नहीं रहे थे। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी पावर को मिसयूज किया था एंड दे डिसमिस्ड द स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी किया था। ओके, तो ये सेकंड स्टेज होगा। उसके बाद थर्ड स्टेज होगा जिसको हमें लिखना तीसरा चरण 1990 के बाद का चरण है। जो 1990 के बाद का जो स्टेज है उसमें सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस है वो अगेन अच्छे रहे हैं बिकॉज इन मेनी ऑफ द बिकॉज इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द कोलिशन एरा, यानी कि कोलिशन का, गठबंधन का युग शुरू हो चुका था। एंड नाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका शेयर था सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, तो 3 चरणों में हमें लिखना है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट 1970 तक, उसके बाद 1970 टू 1990 तक का दूसरा होगा 1970 से 90 तक का, जिसमें संबंध है वो गड़बड़ा गए थे। फिर उस 1990 के बाद है दोबारा से अच्छे रहे क्योंकि अब केंद्र सरकार में गठबंधन की सरकार होने लग गई और इस गठबंधन की सरकार में जो छोटे छोटे दल थे उनकी भी हिस्सेदारी होती है। अगर हिस्सेदारी है उनको, अगर उनके समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो उस रिलेशन अच्छे रहने ही थे। ओके, तो ईजिली आप ऐसे लिखोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में 3 मार्क्स में, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की भाषा नीति का हमें संक्षेप में बताना है। तो इसमें भी 3 पॉइंट्स में हम लिखेंगे। अगर आप उसको कंप्लीट स्टडी करोगे एनसीईआरटी में से तो आपको वो पॉइंट्स निकालने इतने इजी नहीं होंगे।
तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स लेंगे। पहला जो हमारा हेडिंग बनेगी, नो ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के संविधान ने किसी भी भाषा को किस तरीके से, नेशनल लैंग्वेज, नो ऑफिशियल नहीं, नो नेशनल लैंग्वेज, तो किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया है। ओके, तो पहली नीति ये रही कि हम किसी भाषा को राष्ट्रभाषा डिक्लेयर नहीं किया, जो गलती श्रीलंका ने की थी वो हमने नहीं की है। सेकंड जो हमारी हेडिंग बनेगी, 22 शेड्यूल लैंग्वेज, 22 भाषाओं को हमने अनुसूचित भाषा वो डिक्लेयर किया है, यानी हमने मोस्टली जो मेन लैंग्वेज है उनको इसमें इंक्लूड किया है, तो ये भी हमारी भाषा नीति का हिस्सा रहा है। और तीसरा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र है उसको अपनाया हमने, यानी स्टडी के लिए इंग्लिश, हिंदी और एक लोकल लैंग्वेज जो है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो इससे भी बैलेंस बना रहा है, भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के बेस पर कोई विवाद नहीं रहा। तो 3 हेडिंग कौन सी बनेगी, नो नेशनल लैंग्वेज, 22 शेड्यूल लैंग्वेज एंड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र। ओके, तो ये हमारी भाषा नीति है। तो इन 3 पॉइंट्स में आप इसको एक्सप्लेन कर कोई। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन जो बनता है, एक्सप्लेन द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स द यूनियन गवर्नमेंट एंड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो 3 क्षेत्रीय विधायी शक्तियां, उनके बंटवारे की व्याख्या करनी है। तो ये लैंग्वेज हिंदी में काफ़ी डिफिकल्ट होगी, वैसे इजी लैंग्वेज में ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों के बंटवारे का वर्णन करना है। ओके, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान ने शक्तियों का बंटवारा कैसे किया, ये हमें बताना है। ओके, तो इसमें हमें क्या बताना है, हमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बतानी है। ओके, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बतानी है। तो इसमें जो यूनियन लिस्ट है, हिंदी में हम इसको संघ सूची बोलेंगे। संघ सूची में लगभग 100 विषय आते हैं, लगभग लिखोगे क्योंकि 101 है, लेकिन ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, कई बार इंक्लूड होते हैं। 97 थे ओरिजिनली, तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। तो लगभग 100 विषय है इसमें। ओके, और इन पर कानून बनाने का अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार के पास होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके पास होता है। इसमें जो देश के लिए महत्वपूर्ण विषय है, सब्जेक्ट है, वो इंक्लूड होते हैं, जैसे करेंसी, जैसे फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति है, मुद्रा है, बैंकिंग है, रेलवे है और डिफेंस है, हमारी जो सुरक्षा है, वो सब कुछ इसमें आते हैं। तो 3-4 एग्जाम्पल दोगे, कितने विषय ये बताओगे और कौन कानून बना सकता है ये हमें बताना है। उसके बाद दूसरी जो हमारी लिस्ट है वो है राज्य सूची। इसमें अभी वर्तमान में 61 विषय शामिल है, 61 जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड है, और इन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बना सकते हैं। ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट। ओके, इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे पुलिस आ गया, सिंचाई आ गया, कृषि आ गया, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। थर्ड जो सब्जेक्ट जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट, हिंदी बोलते हैं समवर्ती सूची। बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट, यानी इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट है दोनों ही सरकारें कानून बना सकते हैं। इसमें एट प्रेजेंट की बात करें तो 52 सब्जेक्ट है। ओके, 52 टॉपिक्स है इसमें इंक्लूड है, दोनों ही गवर्नमेंट है उनके ऊपर कानून बना सकते हैं। इंक्लूडिंग जैसे हम एग्जांपल लें तो हेल्थ और एजुकेशन है, तो दोनों ही कानून बनाएंगे, लेकिन अगर टकराव हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कानून बनाया है वही लागू होगा। ओके, तो हमें ये बताने हैं तीनों सूचियाँ इसमें। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी कम बन रहे हैं और इनमें से भी लगभग श्योर क्वेश्चन कौन से है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में रहेगा वो है हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, संघीय देश है, ये हमें बताना है। या फिर ये सेम ही क्वेश्चन रहता है, यानी आंसर सेम ही रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो जाता है उसकी लैंग्वेज। एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म संघवाद की विशेषताएं बताइए। ओके, तो ये एक ही क्वेश्चन रहेगा, सेम ही आंसर रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ये है, ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, इसके आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा रहेगी। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि इंडिया फेडरल कंट्री कैसे। तो पहला जो हमारा हेडिंग बनेगा वो बनेगा कि वी आर हैविंग द 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, फेडरलिज्म में क्या होता है, पहली जो फीचर तो यही होता है कि फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार की सरकार होती है। तो हमें बताना है कि इंडिया में भी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो हम कह सकते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ओके, सेकंड
दीज ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन। दूसरी विशेषता ये कि जैसे फेडरलिज्म में होता है कि सरकार अलग अलग होती है लेकिन नागरिक एक ही होते हैं। हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है। वी आर द सिटीजन ऑफ, जैसे हम दिल्ली के हैं तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो वी आर द सिटीजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, वी आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड वी आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम ही है ना। तो ये हमारे देश में भी है। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। थर्ड, ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट हैविंग देयर सेपरेट पावर्स, उनकी पावर्स अलग अलग होती है। हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है, फेडरलिज्म में ऐसा ही होता है। तो हमारे यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के अलग अलग पावर्स है। ओके, ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म हैव देयर ओन सोर्स ऑफ इनकम। तो हमारे यहाँ पे भी सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम है ना, सबके अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस वे से भी हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री। ओके, तो ये कुछ फीचर्स है जिसको आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में और प्रूव करना है कि इस फेडरलिज्म की सारे फीचर्स है वो इंडिया में है। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री यानी संघीय देश है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बनता है वो है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कभी अगर आप लास्ट 10 ईयर्स को उठाते हो तो आप चेक करोगे कि कभी भी शायद ही कोई ऐसा ईयर मिस हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं रहा है, आइदर इन द 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, कैसे भी करके। डिसेंट्रलाइजेशन के यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण के लाभ लिखिए। तो हर बार ये रहा, किसी न किसी सेट का पार्ट रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लाभ बताने हमें। ओके, पहला है जो फर्स्ट है, इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जब किया जाता है, लोकल गवर्नमेंट है, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का बर्डन है वो काफ़ी कम हो जाता है। गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो विकास के कार्य हैं, वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो कर लेती है। ओके, सेकंड जो हेडिंग हमारी बनेगी वो ये बनेगी दैट लोकल पीपल नोज बेटर अबाउट देयर लोकल इश्यूज। जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं कि क्या ज़रूरी है, पहले किसको प्रायोरिटी देनी है। तो विकास है वो ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाता है, डेवलपमेंट। ओके, तो इसलिए भी ज़रूरी है, ये भी एडवांटेज है कि बेहतर तरीके से विकास हो पाता है। तीसरा ये है कि लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ती है। इट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र, लोगों का शासन है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। अब डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं उनको मौका मिल रहा है गवर्नमेंट का पार्ट बनने का, तो एक ये भी बेनिफिट मिलता है। फोर्थ है एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन। जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उसमें 33% रिजर्वेशन है फीमेल्स के लिए, वीमेन के लिए, तो इससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। एक ये भी एक अच्छा वे है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ पा रहे हैं। फोर्थ जो एडवांटेज है लोकल गवर्नमेंट का, दैट इट रिड्यूसेस द करप्शन की बात करें तो करप्शन को रिड्यूस किया है, काफ़ी हद तक इसके ऊपर नकेल लगी है, तो ये भी एक बेटर वे है। तो ये कुछ एडवांटेज है जो हमें डिस्कस करने हैं। ओके, इसके साथ साथ पीपल गेट द ट्रेनिंग टू बिकम द फ्यूचर लीडर्स, यानी कि फ्यूचर में लीडर बनने के लिए उनको ट्रेनिंग मिल जाती है वहाँ पर, जब वो पंचायत के इलेक्शंस लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ एडवांटेज है जो हमें डिस्कस करने हैं कि एडवांटेज क्या है डिसेंट्रलाइजेशन या सत्ता के विकेंद्रीकरण के। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला जो एडवांटेज ये है, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का बर्डन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा, लोगों की भागीदारी बढ़ती है। तीसरा, कार्य है वो बेहतर तरीके से हो पाते हैं। चौथा, भ्रष्टाचार कम हुआ। पांचवा, महिलाओं के सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट में मदद मिली है। और जो छठा है कि लोगों को भविष्य के नेता बनने की ट्रेनिंग भी मिलती है। ओके, ये हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इस चैप्टर से, वो है व्हाट चेंजेस वर मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 इन लोकल गवर्नमेंट। 1992 यानी 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय सरकार में क्या बदलाव आए। तो एक बड़ा संविधान संशोधन हुआ था, ओके, जिसे अमेंडमेंट बोलते हैं, यानी उसमें चेंज किया गया था। और उसके पहले भी लोकल गवर्नमेंट थी, लेकिन पहले लोकल गवर्नमेंट क्या थी, नाम की थी, ना उनके पास शक्तियाँ थी, ना उनके पास आय के साधन थे, ना उनके समय पे इलेक्शन होते थे, लेकिन उसके बाद बदल गया। अब उसमें क्या क्या हुआ ये हमें बताना है कि अब पहला जो बदलाव आया कि अब उसके बाद जो स्थानीय सरकार है उसके चुनाव समय पर करवाना अनिवार्य कर दिया गया। 5 ईयर्स मीन्स 5 ईयर्स। ओके, पहला बदलाव ये आया। दूसरा बदलाव आया कि हर राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया जिसकी मुख्य जिम्मेवारी थी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने टाइमली। ओके, थर्ड चेंज था
रिजर्वेशन वॉज गिवन टू द SCs एंड STs इन द लोकल गवर्नमेंट में SCs और STs को रिजर्वेशन दिया गया, ओके, ताकि उनकी पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। फोर्थ जो मेजर चेंज था इसमें 33%, 1/3 रिजर्वेशन वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द वीमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया लोकल गवर्नमेंट में। एंड मेनी पावर्स वर टेकन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट को कई सारी शक्तियां दे दी गई, पहले उनके पास नहीं थी। एंड नाउ द सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम वाज आल्सो गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, यानी उनको पैसा भी दिया गया, शक्तियां भी दी गई, रिजर्वेशन भी दिया गया, इलेक्शन भी टाइम पर होने लग गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो भी एस्टेब्लिश किया गया। तो ये सारे चेंज आए 1992 की अमेंडमेंट के बाद। तो ये था हमारा चैप्टर जिसको हमने रिवाइज किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। इसके साथ या इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स रहते तो आप कमेंट कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।